हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पैशन कंपटीशन में सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर 2021 के हुए सीडीपी के पेपर को। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। एक है पहला कि विकास एक धारणी और एक आयामी होता है। दूसरा ऑप्शन है कि विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। तीसरा है विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। चौथा है विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो पहला बात कि विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, एकदम सही बात है कि विकास पर क्या होता है, समाज और संस्कृति दोनों का ही प्रभाव देखने को मिलता है। विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है, यह भी सही बात है। डेवलपमेंट क्या होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही प्रोडक्ट होता है। फिर है कि विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की होता है, ये भी सही है। विकास का जो दिशा होता है वह क्या होता है, सर से पैर की ओर होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर होता है, जिसे सेफेलोकॉर्डल कहते हैं या हिंदी में शिरोत्पदोन्मुखी कहते हैं। और केंद्र से बाहर की ओर भी होता है, जिसे प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। यानी कि बच्चे का सबसे पहले हार्ट विकसित होता है, फिर उसके बाद उसका धड़ और फिर उसके बाद उसकी बाहरी अंग विकसित होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कि विकास एक धारणी और एक आयामी होता है, यही गलत है। क्योंकि विकास एक धारणी और एक आयामी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। गामक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। तो शीर्षगामी सिद्धांत जो होता है वह गामक विकास पर लागू होता है। शीर्षगामी सिद्धांत में क्या होता है, इसमें जो बच्चे का विकास होता है वह सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि बच्चे का पहले सिर विकसित होता है, फिर धड़, फिर उसके बाद शरीर के अन्य भाग, फिर लास्ट में उसका पैर क्या होता है, विकसित होता है। और इसके अंतर्गत बच्चे का शारीरिक विकास आता है, और शारीरिक विकास के अंतर्गत उसका गामक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट आता है। गामक विकास के अंतर्गत वह सारी गामक क्रियाएं होती हैं जो बच्चा करता है, जैसे चलना, फिरना, दौड़ना, हाथ पैर को हिलाना, ये सब मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आने वाले भाग होते हैं। तो शीर्षगामी सिद्धांत किस पर लागू होगा, वह होगा गामक विकास पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। जन्म पूर्व का समय, प्रारंभिक अवस्था, मध्य बचपन या फिर ऑप्शन नंबर 4 युवा अवस्था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 प्रारंभिक अवस्था, जिसे अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। यह संवेदनशील अवस्था होता है, किसके संदर्भ में, भाषा विकास के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है, यह प्रारंभिक समाजीकरण कहलाता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन कहलाता है। और परिवार को ही बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण कहा जाता है, जबकि समाज हो, धर्म हो, संस्था हो, ये सब द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। पूर्व पारंपरिक चरण, पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण या दूरस्थ पारंपरिक चरण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 पारंपरिक चरण। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पारंपरिक चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। इस चरण पर नैतिक मूल्य अच्छे या बुरे कार्यों को करने में निहित रहते हैं। बालक बाह्य सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने में इंटरेस्ट लेता है, रुचि लेता है। वे अपने परिवार, अपने समूह अथवा अपने समाज अथवा अपने राष्ट्र की अपेक्षाओं को पूरा करने को महत्व देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं।
समायोजन, समाजीकरण, आत्मसातकरण या संगठन। तो इसे क्या कहते हैं? आत्मसातकरण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं। जब बच्चा अपने मौजूदा स्कीमा में केवल नए ज्ञान को ऐड करता है, केवल शामिल कर लेता है, तो उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। किंतु जब अपने वर्तमान स्कीमा में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करता है, उसमें संशोधन करके तब शामिल करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है। अब तर्क करने लगी है कि परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गामक या मूर्त संक्रियात्मक? तो मीना किस स्टेज पे है? चूँकि मीना को अभी संरक्षण और क्रमबद्धता का ज्ञान नहीं है, यानी कि मीना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पे नहीं पहुंची है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर यहीं पर कहता है कि मीना को संरक्षण और क्रमबद्धता का भी ज्ञान हो गया है, तब मीना किस स्टेज पे होती है? आपका मूर्त संक्रियात्मक स्टेज पर होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है? ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का थ्योरी किसने दिया है? पहला है जेरोम ब्रूनर, दूसरा डेविड ऑस्वेल, तीसरा रॉबर्ट एम गैन या फिर चौथा लेव वाइगोस्की। तो किसने दिया है? लेव वाइगोस्की ने दिया है। इनके अनुसार अधिगम की सामाजिक अंतःक्रिया प्रक्रिया में बालकों के वास्तविक विकास के स्तर से संभावित की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। इन्होंने बताया है कि किसी भी प्रकार के नए ज्ञान के निर्माण में या किसी नई भाषा को सीखने में समाज निर्देशित अंतःक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इनके अनुसार बच्चों के सीखने का एक समीपस्थ क्षेत्र होता है जब बच्चों को ऐसा कार्य दिया जाए जो उनके वर्तमान से थोड़ा अधिक मुश्किल हो, तो वे बेहतर जुड़ते हैं और सीखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो जहाँ पर वाइगोस्की की बात को हो और वहाँ पर समाज की बात हो, तो वही सबसे सही जवाब होता है। इन्होंने कहा कि अधिगम क्या है? सीखना क्या है? सामाजिक क्रिया है। बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है, उससे अन्योन क्रिया करके सीखता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? पहला निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन। तो जहाँ पर भी प्रतियोगिता की बात करें तो यह हमेशा नेगेटिव ऑप्शन होता है दोस्तों, तो यह तो होगा नहीं। मौखिक दंड का प्रयोग, बच्चों को किसी भी प्रकार का दंड नहीं देना है, ना ही मौखिक और ना ही शारीरिक। एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या जी नहीं, पाठ्यचर्या जो वह फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जनरल होना चाहिए, जिसे सभी बच्चे फॉलो कर सके, न कि एक तटस्थ हो, न कि मानकीकृत हो। तो बचा हमारा केवल ऑप्शन नंबर 4, यही सही होगा कि केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा व पुरोगामी है? तो कौन कहता है? पहला है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, दूसरा है वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तीसरा है एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत, या चौथा है बैंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो कौन कहता है? वह कहता है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। यहाँ पर क्या हो रहा है? बच्चों को एक प्रकार से टेम्परेरी हेल्प दिया जा रहा है सांकेतिक भाषा के माध्यम से। तो इसकी बात कौन करते हैं? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है?
पहला, जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, तो यह तो सही है। दूसरा है कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, तो यही सही जवाब है, हमें नेगेटिव ऑप्शन खोजना था। तीसरा है जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, तो यह भी सही होगा। चौथा है ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दे, तो यह भी सही है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल ही में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कि पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल हैं? तो किसके यह मूल हैं? तो यह मूल हैं आपके भाषिक के। किसके? भाषिक के मूल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। बचे हुए CDP के 15 क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सहयोगी प्रायोजित कार्य। कौन सा? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, सहयोगी प्रायोजित कार्य क्या होगा? आकलन विधि सबसे उपयुक्त रहेगी। कक्षा का वातावरण रुचिपूर्ण और रचनात्मक होना चाहिए। इससे बच्चे विद्यालय जाने के लिए और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।